हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में और आज हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के, मतलब कि कंपोनेंट्स क्या क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के। एनवायरनमेंट को क्या क्या कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट को इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो चीज़ें या सिचुएशन बिजनेस के अंदर बिलोंग करती है उसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहेंगे। जैसे कि बिजनेस की टेक्नोलॉजी कैसी है, लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ठीक है, फंडिंग सोर्स कैसा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आएगी जो हम देखेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट में। और एक्सटर्नल में आने वाला है जो ऐसी सिचुएशन है जो बिज़नेस के बाहर की है। ठीक है, कस्टमर्स जो है बिज़नेस के अंदर नहीं है, वो बाहर है। फिर गवर्नमेंट की कंडीशंस कैसी है, कंपटीशन कैसा है, वो सारी चीज़ें होगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें देखना है। द बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एनवायरनमेंट को सबसे पहले दो ग्रुप में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है इंटरनल एनवायरनमेंट, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट को, डिटेल में कर लेंगे। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। क्या क्या फैक्टर्स होंगे इंटरनल एनवायरनमेंट में, उसमें सबसे पहला आता है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। जब भी कोई बिजनेस शुरुआत होती है, ठीक है, तो वो बिजनेस कुछ उसका मिशन बनाता है कि बिजनेस क्यों काम करने वाला है, या फिर उसका मैनेजमेंट हम कहेंगे कि क्या मैनेजमेंट की थिंकिंग है, क्या फिलॉसफी है। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वो सोचेगा कि चलो मुझे लॉन्ग टर्म में कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने हैं, तो वो बिज़नेस का मिशन हो गया। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वो कहेगा चलो मुझे मेरी कंट्री में लिटरेसी रेट बढ़ाना है, ठीक है, लोगों को मुझे अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मिशन हो गया। ठीक है, तो मिशन होते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्ट है, गोल है बिजनेस इसके। तो मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा प्रॉफिट करना है, या हमें बिज़नेस हमारा इंटरनेशनली लेके जाना है, या हमें ऑल ओवर कंट्री में ब्रांचेस ओपन करने हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। तो ये मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स बन के मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स इंटरनल एनवायरनमेंट का हम एक कंपोनेंट कहेंगे उसे। So nowadays organization frame mission statement. A mission statement reflects vision, purpose and philosophy of the organization. मिशन स्टेटमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जाएगा। ठीक है, हम एक दिन के लिए, एक महीने के लिए मिशन नहीं बनाएंगे। मिशन स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होगा कि बिजनेस किस पर्पस के लिए काम कर रहा है, क्या फिलॉसफी है बिजनेस की, क्या सोच रहा है वो बनेगा मिशन स्टेटमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स इन लाइन विद द मिशन स्टेटमेंट। जो भी मिशन स्टेटमेंट बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंगली फिर ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाएंगे। ठीक है, अभी और आगे उन लोगों ने एक एग्जांपल दिया है हमें कि इफ़ द मिशन स्टेटमेंट states we produce best quality drugs in the pharma industry, the objective of the firm must place emphasis on R&D to innovate and improve quality of its product and on continuous basis. बिजनेस का मिशन क्या था कि उन्हें बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करना है लोगों को। ठीक है, तो अब इस मिशन के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्टिव बनाया गया। क्या ऑब्जेक्टिव बना कि वो लोग R&D में ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि वो क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोडक्ट या क्वालिटी मेडिसिन बना सके। कि तो ये मिशन के बेस पे ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। तो मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स आता है इंटरनल एनवायरनमेंट में, क्योंकि मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा कौन, मैनेजमेंट बनाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट बिजनेस का इंटरनल पार्ट है, इसके लिए ये इंटरनल कंपोनेंट बन जाता है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स।
नाउ नेक्स्ट इज प्लान्स एंड पॉलिसीज। प्लान्स बहुत सारे बनेंगे बिजनेस में, पॉलिसीज बहुत सारी बनेगी। अब वो बनेगी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के, ठीक है। अभी आगे वाले एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा कि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया गया कि वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो अभी उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान बनेगा अलग अलग कि चलो फाइनेंस कहाँ से लाना है आरएनडी के लिए, कौन सी प्लेस पे हम आरएनडी करेंगे, कौन से एम्प्लॉयज़ आरएनडी करेंगे, ये सारी चीज़ें प्लान की गई। पॉलिसीज़ बनाई जाएगी कि चलो हमें 50 लाख तक का ही खर्चा करना है आरएनडी के ऊपर। वैसे अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ भी बनाई जाएगी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। द प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द फर्म मस्ट बी इन लाइन विद इट्स ऑब्जेक्टिव्स। मिशन के बेस पे ऑब्जेक्टिव्स बनाए हमने, ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे हम प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाएंगे। एनालिसिस ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज विल इनेबल द फर्म to find out their suitability to achieve the objectives. If not, the firm may reframe the plans or reset the objectives. ये प्लान्स एंड पॉलिसीज़ के ज़रिए ही हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स था, मान लो आरएनडी करने का ऑब्जेक्टिव था, आरएनडी पे फोकस करना है, उसके बेस पे हमने प्लान बनाया, तो वो प्लान अच्छे से फॉलो करेंगे तभी ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो पाएगा, ठीक है। और अब ये प्लान ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस प्लान को चेंज कर देंगे, उसे रीफ्रेम कर देंगे या रीसेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्लान्स एंड पॉलिसीज, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयज़ के बारे में। ह्यूमन रिसोर्सेज, अब बिजनेस तो ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना नहीं चलेगा। लोअर लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर मिडिल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होते हैं बिजनेस में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चाहिए, फाइनेंस में चाहिए, एडवर्टीजमेंट में चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग, सारे ही डिवीजन में एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस में कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बिज़नेस के लिए वो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, ठीक है। उस बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ अगर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड है, एजुकेटेड है प्रॉपरली, तो क्या होता है बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेंथ बन जाएगी बिज़नेस के लिए। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, मोटिवेटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, प्रॉपरली एक्सपीरियंस नहीं है, तो उससे क्या होने वाला है, ये बहुत बड़ी वीकनेस होगी बिजनेस के लिए, क्योंकि मैनेजर्स को बहुत टफ हो जाएगा ऐसे एम्प्लॉयज़ के पास से काम करवा के लेना, वो लोग अच्छा आउटपुट कभी नहीं दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स। द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ द फर्म लार्जली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। नाउ एनालिसिस ऑफ मैन पावर, HR, human resource would indicate strength and weakness of the employees. For instance, if the employees are not committed and dedicated, the management needs to train and motivate them. Employees अगर commitment से काम नहीं कर रहे हैं, dedicated नहीं है उनके काम के लिए, तो ये बहुत बड़ी weakness है business के लिए। अब उनके इम्प्रूवमेंट के लिए बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मोटिवेट कर सकते हैं, ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन काम और अच्छे से करें इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेट वो कैसे करेंगे, वेरियस फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे सकते हैं, वो उनको अच्छी सैलरीज देंगे, अच्छी वर्किंग कंडीशंस देंगे, अदर फैसिलिटीज़ देंगे, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ दे दी, वेलफेयर के लिए कुछ कर दिया, उनके फैमिली वेलफेयर के लिए पिकनिक पे लेके गए, काफ़ी सारे चीज़ें वो कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो अच्छे से अच्छा काम करके दे बिजनेसेस को, और उनकी वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाती है ऐसा करने से। नाउ नेक्स्ट इज, ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। नेक्स्ट इज फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स की हम बात करें तो हम कहेंगे कि बिजनेस कौन से लोकेशन पे सिचुएटेड है, प्रीमाइसिस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, वहाँ पे फर्नीचर कैसा है, फिजिकल कंडीशन हम वहाँ की देखेंगे।
वो भी अगर अच्छी है बहुत तो बिजनेस के लिए स्ट्रेंथ है, नहीं तो बिजनेस के लिए वीकनेस है। फिजिकल रिसोर्सेज इंक्लूड मशीन्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, ऑफिस प्रीमाइसेस, फर्नीचर एंड फिटिंग्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आने वाली है फिजिकल रिसोर्स में। एनालिसिस ऑफ द फिजिकल रिसोर्सेज में इंडिकेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द फिजिकल resources. The firm may take appropriate measures to correct weakness. For instance, the obsolete machine may be replaced. देखिए, खराब मशीन है, पुराना है, तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं बिजनेसेस। रिप्लेस करने से क्या फ़ायदा होगा? एम्प्लॉय भी अच्छे से काम कर पाएगा, रॉ मटेरियल का वेस्टेज भी कम हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम बाकी सारी चीज़ें भी देखेंगे। फर्नीचर पुराना है तो रिप्लेस कर दो, या फिर ऑफिस प्रीमाइसिस प्रॉपर लोकेशन पे नहीं है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है हमारी कंपनी में तो हम उसे भी चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट अगर हम करें तो हम हमारी वीकनेस को कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी स्ट्रेंथ में ना। ये बात हो गई फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कोई भी बिजनेस चल रहा है तो फाइनेंस की ज़रूरत तो होगी, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी बिजनेस को। अ फर्म नीड्स टू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम राइट सोर्सेस। अब ये फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग गोल्स के लिए। अब ये गोल्स लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, मशीनरी खरीदना है या ऑफिस प्रीमाइसिस बनाना है तो वो सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म हो जाएगी। एंड डे टू डे एक्सपेंसेस है, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, सोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं जहाँ से फंड आएगा। ठीक है, शेयर होल्डर के पास से पैसे आते हैं, अदर इन्वेस्टर्स होते हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से बिजनेसेस लोन ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी जगहों से पैसे आते हैं। अब ये सोर्स कैसा होना चाहिए? राइट सोर्स होना चाहिए। ठीक है, सही तरीके से पैसे आने चाहिए बिजनेस में। और दूसरी चीज़, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह होता है बिजनेस का वो भी बराबर से होना चाहिए। तो ये सारी ही चीज़ें आती है फाइनेंशियल रिसोर्स में। ऑल्सो देयर मस्ट बी प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स टुवर्ड्स फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स। बिजनेस ने बराबर से एलोकेट करने हैं पैसे, फंड्स को टुवर्ड्स फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। Analysis of financial resources indicates the effectiveness of financial management. It indicates whether or not the funds are obtained from the right sources and right application of fund. एक तो राइट सोर्स होना चाहिए, दूसरा राइट एप्लीकेशन होना चाहिए। जहाँ से हमने पैसे लिए हैं वो सही तरीके से। अब एक मान लो ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोन भी ले सकते हैं बैंक से, या फिर हम कोई और तरीके से भी पैसे ला सकते हैं, रिलेटिव से भी पैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पे ट्राई करेंगे कि हमें कम इंटरेस्ट पे पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ पे हमारा बिजनेस का फ़ायदा हो रहा है। तो राइट सोर्स हमें सिलेक्ट करना है। दूसरा, उसका एप्लीकेशन, जहाँ पे हम वो पैसे लगा रहे हैं वो सही सोर्स होना चाहिए। मान लो हम कोई नया प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए पैसे लगा रहे हैं तो हम देखेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट इनोवेशन होने के बाद मार्केट में चलेगा, तब तक प्रोडक्ट की डिमांड रहने वाली है। तो हम एप्लीकेशन भी पैसों का राइट तरीके से करेंगे। If not, the firm needs to take adequate measures to ensure effective management of financial resources. फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट या इफ़ेक्टिव होना चाहिए बिजनेस की तरफ से। नेक्स्ट इज कॉरपोरेट इमेज। बिजनेस ने अच्छी इमेज बनानी होगी, कॉरपोरेट इमेज। मार्केट में अ फर्म शुड डेवलप एंड मेंटेन गुड कॉरपोरेट इमेज इन द माइंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स एंड अदर्स। इन सबको हम कहेंगे स्टेक होल्डर्स। इनके माइंड में बिजनेस की अच्छी इमेज बनना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ को भी बिजनेस अच्छी फैसिलिटीज़ देगा, सैलरीज देगा, इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिलेगा, कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अच्छी प्राइस पे मिलेंगे।
अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो बिजनेस की इमेज बहुत अच्छी सेट हो जाती है इन लोगों के माइंड में. A business, a firm should undertake analysis of its corporate image. If a firm finds problem in corporate image, then adequate measures need to be taken. बिजनेस को ऐसे लगता है कि हमारी कॉरपोरेट इमेज सही नहीं है स्टेक होल्डर्स के माइंड में, तो बिजनेस ने क्या करना है, एडिक्वेट मेजर्स, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो करनी पड़ेगी. अगर बिजनेस टैक्स अच्छे से नहीं भर रहा है तो भरना पड़ेगा. एम्प्लॉयज़ उसके खुश नहीं है तो एम्प्लॉयज़ की अच्छी फैसिलिटीज़ देनी होगी, अच्छे इंसेंटिव्स देने होंगे ताकि एम्प्लॉय के माइंड में बिजनेस की अच्छी इमेज क्रिएट हो जाए. तो ये हो गया एक कॉरपोरेट इमेज वाला. नेक्स्ट इज लेबर मैनेजमेंट रिलेशन. देखिए, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में या सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में कैसे रिलेशन है बिजनेस में, वो बहुत मैटर करता है बिजनेस सक्सेस होगा या फेल होगा. अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से उसके एम्प्लॉयज़ का ध्यान रख रहा है, ठीक है, उनके सजेशंस कंसिडर कर रहा है डिसीजन मेकिंग में, अच्छे से फ्रेंडली रह रहा है उनके साथ, तो क्या होता है, एम्प्लॉयज़ खुश रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं, उन्हें लगता है कि मैनेजमेंट हमारे बारे में सोच रहा है, हमारे ओपिनियंस भी ले रहा है. तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से काम करते हैं, एफिशिएंटली वो काम करते हैं, तो बिजनेस के लिए वो स्ट्रेंथ बन जाती है. There are excellent relationship between management and workers. Proper analysis of labor management relations indicates its effectiveness. If there are problems, the management should take immediate measures to improve labor management relations. जब भी मैनेजमेंट को लगता है कि लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो उनको तुरंत ही ठीक करना चाहिए मैनेजमेंट ने, नहीं तो क्या होगा, लॉस बिजनेस का बहुत बड़ा हो जाएगा, लेबर अच्छे से काम नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज अदर इंटरनल फैक्टर्स. ये तो मेन चीज़ें हमें देख ली. अभी अदर कौन कौन से फैक्टर्स है. अ फर्म शुड ऑल्सो एनालाइज देयर इंटरनल फैक्टर्स सच एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ये सारी चीज़ें भी हम देख सकते हैं. हमें बिजनेस में R&D करना है तो R&D के लिए फैसिलिटीज़ क्या क्या है, क्या उस तरह के एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है, क्या जगह है हमारे पास, अलग से डिपार्टमेंट है R&D के लिए, वैसे इक्विपमेंट्स मशीनरी वगैरह है या नहीं, वो हम देखेंगे. हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है वो हम चेक करेंगे. ये सारी चीज़ें आएगी इंटरनल एनवायरनमेंट में. तो यहाँ पे हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का एक पार्ट स्टडी कर लिया, इंटरनल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. माइक्रो एंड मैक्रो को भी हम डिटेल स्टडी करेंगे. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, देयर इज कांस्टेंट नीड टू एनालाइज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सो एज टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट. जैसे इंटरनल एनवायरनमेंट हमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताता है, वैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट बताएगा. अभी मान लो कि कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो गए हैं, उनकी चॉइस चेंज हो गई है, और अगर हमारे प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ रहे हैं तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी बन गई, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. तो और मान लो अगर ऐसा हो गया कि हमारे कॉम्पिटिटर ने कुछ नया प्रोडक्ट ला दिया है या प्रोडक्ट में कोई नया फीचर ला दिया है, तो वो तो क्या हो गया, हमारे लिए थ्रेट हो गया. ठीक है, तो उस केस में हमारा सेल डाउन हो जाएगा, सेल्स हमारा कम हो जाएगा, मार्केट शेयर हमारा कम हो जाएगा. तो अब ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बिजनेस से क्या करना पड़ता है, ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ढूंढने के लिए उसे कंटिन्यूअस स्टडी करना पड़ता है. ठीक है, गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, पॉलिसीज़ में क्या चेंज आए हैं, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, क्या स्ट्रेटजीज ला रहा है, ऑफ़र ला रहा है, कस्टमर को किस तरह की रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें स्टडी करते रहना पड़ेगा. ऐसा नहीं है एक बार स्टडी किया, हमने देख लिया क्या क्या हमारे अपॉर्चुनिटीज़ है, थ्रेट है, फिर छोड़ दिया, फिर एक साल तक हमने देखा ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. कंटिन्यूअस हमें वो चीज़ें स्टडी करनी होगी.
A proper analysis of the external environment will enable firm to grab opportunities and diffuse the threat. अच्छे से एनालाइज किया है तो ही हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकेंगे, यूज़ कर सकेंगे एंड थ्रेट को हम हटा सकते हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स एज फॉलोज. दो ग्रुप में एक्सटर्नल को डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो की जब हम बात करेंगे तो व्हाट इज़ माइक्रो एनवायरनमेंट? ऐसी चीज़ें, ऐसे फैक्टर्स जिनके चेंज होने से सीधा हमारे बिजनेस पे असर पड़ ही जाता है, सीधा असर पड़ेगा, वैसी चीज़ों को हम कहेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट. जैसे कॉम्पिटिटर की बात करते हैं, ठीक है. कॉम्पिटिटर ने हमारा कॉम्पिटिटर है, सेम प्रोडक्ट बेच रहा है जो हम बेच रहे हैं. अभी उसने क्या किया, प्राइस कम कर दी उसके प्रोडक्ट की, तो सीधा हमारा मार्केट शेयर कम हो जाएगा, उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, हमारे प्रोडक्ट की कम हो जाएगी. स्ट्रेट हमारे बिजनेस पे उसका असर पड़ गया. या फिर हम सप्लायर की बात करें, जिस सप्लायर से हम रॉ मटेरियल ले रहे थे कंटिन्यूअसली, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे प्राइस पे, उसने बिज़नेस बंद कर दिया या कहीं वो बहुत दूर जा रहा है, बिज़नेस शिफ्ट कर रहा है, तो उसका भी सीधा इफ़ेक्ट आएगा हमारे बिज़नेस पे. तो ऐसे फैक्टर्स को हम कहेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट. और मैक्रो एनवायरनमेंट हो जाएगा जो एकदम सीधे सीधा असर नहीं करेगा बिजनेस पे, लेकिन हाँ उसका असर पड़ेगा, इफेक्ट ज़रूर आएगी बिजनेस पे. ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे माइक्रो एनवायरनमेंट को स्टडी करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. माइक्रो एनवायरनमेंट. द माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स in the firm's immediate environment. The microenvironment can have direct impact on the working of the firm. The microenvironment factors include, देखिए माइक्रो एनवायरनमेंट का सीधा ही इम्पैक्ट आएगा, वहाँ पे चेंज हुआ तो हमारे बिजनेस में भी सीधा चेंज हो जाएगा. द कस्टमर, सबसे पहला फैक्टर आता है कस्टमर्स. कस्टमर्स बहुत जल्दी अफेक्ट करेंगे बिजनेस को. कस्टमर की चॉइस चेंज हो गई, प्रेफरेंस चेंज हो गया, कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास चला गया तो हमारा तो सेल उतना कम हो जाएगा. ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट कस्टमर के रिव्यूज़ लेते रहना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, फीडबैक लेते रहना होगा कि भाई कस्टमर को किस तरह का प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है और उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे प्रोडक्ट में चेंजेस करते रहेंगे. The consumers influence most of the business decisions. Therefore, customers' requirement and buying behavior must be studied. कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, एंड दूसरा बाइंग बिहेवियर, बाइंग पैटर्न कैसी है. मतलब कोई पर्टिकुलर कस्टमर है, वो कितने टाइम पे कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, ठीक है, क्या प्राइस पे उसको रिक्वायरमेंट है, ये पैटर्न भी स्टडी करना ज़रूरी है. प्रॉपर एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर रिक्वायरमेंट एंड बाइंग बिहेवियर वुड इनेबल अ बिजनेस फर्म टू फ्रेम राइट मार्केटिंग मिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छे से कस्टमर की रिक्वायरमेंट स्टडी की है, कैसा उसको प्रोडक्ट चाहिए, बाइंग पैटर्न कैसा है, कस्टमर कब कितने टाइम पे प्रोडक्ट खरीद रहा है, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसके बेस पे बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं कि किस प्राइस पे हम गुड्स देंगे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट हम कैसा करेंगे, कौन सी प्लेस रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो सारी चीज़ें वो डिसाइड कर सकते हैं. तो ये पहली बात हो गई माइक्रो एनवायरनमेंट में जो है कस्टमर्स. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स. अभी कॉम्पिटिटर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे बिजनेस को. कोई भी बिजनेस हो, कॉम्पिटिटर तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है, होटल का बिजनेस हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या हम कहेंगे कोई ग्रोसरी स्टोर है, कोई भी हो, कॉम्पिटिटर तो होने ही वाला है. अभी वो कॉम्पिटिटर कुछ भी चेंज करेगा उसके बिजनेस में, सीधा असर होगा हमारे बिजनेस पे. उसने प्राइस चेंज किया, प्रोडक्ट के फीचर में चेंज किया, कुछ नया ऑफ़र लाया, उसने अपने एडवर्टाइजमेंट में कुछ चेंज किया,
ठीक है, तो वो इम्पैक्ट करेगा हमारे बिजनेस को। तो वो चीज़ें भी कंटिन्यूअस एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अ फर्म हैज़ टू एनालाइज इट्स कॉम्पिटिटर्स एक्टिविटीज़। Information about competitors must be analyzed with respect to their product design, pricing, promotion, distribution, etc. कॉम्पिटिटर को एनालाइज करने का मतलब क्या, हम स्टडी करेंगे वो कैसा प्रोडक्ट बेच रहा है, या उसके प्रोडक्ट डिज़ाइन में क्या चेंजेस कर रहा है, क्या प्राइस पे वो बेच रहा है, प्रमोशन कैसे कर रहा है, क्या क्या ऑफर्स दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। Such analysis will enable the firm to design effective production and marketing strategies. Accordingly, उसके accordingly फिर हम हमारा decision ले सकते हैं। Now next is the supplier. Supplier के पास से ही हम रॉ मटेरियल लेते हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स हम ले सकते हैं, अलग अलग सप्लायर्स हो सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। हम इक्विपमेंट्स ले सकते हैं या अदर इनपुट्स ले सकते हैं, सारी चीज़ें मिलेगी सप्लायर से। अब सप्लायर भी उसके बिज़नेस में कुछ चेंज करता है तो वो हमें असर करेगा। उसने उसका लोकेशन चेंज कर लिया, या फिर वो जो हमें इनपुट दे रहा है उसमें उसने कुछ चेंज किया, उसकी क्वालिटी में कुछ चेंज किया, प्राइसिंग में कुछ चेंज किए, या फिर जो हमें डिस्काउंट्स मिल रहे थे उसमें कुछ चेंजेस हुए। ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे हमारे बिजनेस को, एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारा भी डिसीजन चेंज होता रहेगा। सप्लायर्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स एंड अदर सप्लाईज। द कंपनी हैज़ टू कीप अ वॉच ओवर प्राइसेस एंड क्वालिटी ऑफ सप्लायर। हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस चेक करते रहेंगे कि किस प्राइस पे हमें इनपुट मिल रहा है, क्या क्वालिटी का मिल रहा है, ठीक है। हम देखेंगे कि मार्केट में सेम क्वालिटी का इनपुट या रॉ मटेरियल किस प्राइस पे मिल रहा है, या फिर उसी प्राइस पे क्या ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है या नहीं, हम वो उस चीज़ को कंटिन्यूस चेक करते रहेंगे। द कंपनी नीड्स टू मेंटेन गुड रिलेशन with the suppliers so that they supply quality items at right price and right time। देखिए कंपनी क्या करेगी, गुड रिलेशंस मेंटेन करेगी विद द सप्लायर, ताकि हमें रॉ मटेरियल कंटिन्यूस मिलता रहे एंड अच्छी प्राइस पे मिले। अब ये गुड रिलेशंस का मतलब है सप्लायर को हम रेगुलर टाइम पे पेमेंट करते रहेंगे, वहाँ पे हम कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट, सप्लायर। नेक्स्ट इज चैनल इंटरमीडियरीज। चैनल इंटरमीडियरीज मतलब कोई कोई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट सेल नहीं करते, इंटरमीडियरी के थ्रू सेल करते हैं। जैसे हम कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, या फिर हम कहेंगे वॉशिंग मशीन है, ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो डीलर के थ्रू सेल हो सकते हैं। कार है, व्हीकल्स की हम बात करें, डीलर के थ्रू प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो बिजनेस और कस्टमर के बीच में ये डीलर है, इंटरमीडियरी है। अब ये डीलर का ओपिनियन लेना, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीलर अपने बिजनेस में चेंजेस करेगा तो वो चेंजेस हमारे बिजनेस को ऑटोमेटिकली अफेक्ट करेंगे। और डीलर को सारी चीज़ें पता होती है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की बाइंग पैटर्न क्या है, कस्टमर को किस प्राइस पे प्रोडक्ट चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, सारी चीज़ें डीलर को पता होती है। तो डीलर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बिजनेस ने। नाउ चैनल इंटरमीडियरीज, नाउअडेज डीलर recommendations play an important role to convince buyers to buy the product, especially in case of consumer durables। अब डीलर को सारी चीज़ें पता होती है तो डीलर कस्टमर को गुड्स अच्छे से सेल भी कर सकता है, ठीक है। हमें हमारा सेल बढ़ाना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, तो हमें डीलर को खुश रखना होगा ताकि वो हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल करे। द फर्म हैज़ टू मोटिवेट द डीलर्स टू पुश एंड प्रमोट इट्स प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो टू ऑब्टेन टाइमली फीडबैक अबाउट कस्टमर टेस्ट, प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। फर्म क्या करेंगे, डीलर को मोटिवेट करेंगे
कि वो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें और कस्टमर से फीडबैक लेता रहे कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ये 2 काम डीलर करेंगे। नेक्स्ट आता है सोसाइटी। अब सोसाइटी तो बहुत बहुत ज़्यादा असर करेगी बिजनेस को, ठीक है। अगर बिजनेस अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो सोसाइटी उस बिजनेस को टिकने नहीं देगी। अब सोसाइटी के अंदर काफ़ी लोग आने वाले हैं, जैसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहेंगे, बैंक, मीडिया, गवर्नमेंट है, सिटीजन एक्शन ग्रुप्स, जनरल पब्लिक एक्सेट्रा। अभी मान लो मीडिया का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बिजनेस ने कोई गलत चीज़ कर ली, बिजनेस कोई गलत प्रोडक्ट सेल कर रहा है या कुछ और प्रॉब्लम कर दी, तो मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो बहुत फास्ट इंफॉर्मेशन पहुंचा देगी लोगों तक। तो क्या होगा, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर हम एग्जांपल लेते हैं जनरल पब्लिक का। अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा है या सोसाइटी में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, आजू बाजू के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा बिजनेस भी बंद हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो बिजनेस ने सोसाइटी का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी बहुत इम्पैक्ट करती है बिजनेस पे। द सोसाइटी मे ऑल्सो अफेक्ट कंपनीज डिसीजन। The society can either facilitate or make it difficult for a company to achieve its objectives. देखिए, बिजनेस सक्सेस होगा या फेल, उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगा या नहीं, ये काफ़ी हद तक सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। Therefore, professional business firms maintain public relations departments to handle complaints, grievances, suggestions from the general public. Professional business firms, बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, वो बिजनेसेस जैसे R&D डिपार्टमेंट बनाते हैं R&D करने के लिए, वैसे ही वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी बनाते हैं। अब ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्या करेंगे, सोसाइटी से जो भी कंप्लेंट्स आ रही है उसे सॉल्व करने का काम करेंगे। जैसे मीडिया से कोई कंप्लेंट आई, जनरल पब्लिक से कोई कंप्लेंट आ रही है, तो वो कंप्लेंट सॉल्व करने का काम वो लोग करेंगे। Now the various members of the society include, अब इस सोसाइटी के कौन कौन से मेंबर होंगे। सबसे पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स, जो बिजनेस को फंड प्रोवाइड करते हैं, पैसे देते हैं। अगर बिजनेस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो बिजनेस के लिए यहाँ से लोन लेना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मीडिया, सेकेंड इज मीडिया, affect the goodwill of the firm through their favorable and unfavorable reporting about the firm. मीडिया जिस तरीके से बिजनेस के बारे में रिव्यूज़ देगी लोगों को, उसके ऊपर डिपेंड करता है बिजनेस की सक्सेस या फेलर। अगर वो रिव्यूज़ अच्छे हैं, फेवरेबल है, तो बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदा है, बिजनेस की इमेज बढ़ जाएगी, मार्केट शेयर भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट, affects firms decision through its policies, rules and regulations. गवर्नमेंट के सारे ही रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, एक्ट्स फॉलो करना कंपलसरी है बिजनेस के लिए, ठीक है। वो नहीं फॉलो किया तो बिजनेस को फाइन, पेनल्टी भरनी पड़ सकती है या बिजनेस बंद भी हो सकता है। नेक्स्ट इज सिटीजन एक्शन ग्रुप्स who may question the firm's pricing, product and promotion strategies. And next आता है general public, who in future may become firm's employees, shareholders, customers, etc. General public, वहाँ से लोग प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं, कस्टमर भी बन सकते हैं, या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर्स भी बन सकते हैं, या बिजनेस में जॉब लेके एम्प्लॉयज़ भी बन सकते हैं। तो इन लोगों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बिजनेस ने। जनरल पब्लिक के लिए बिजनेसेस वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं उन्हें हेल्प करने के लिए। तो सोसाइटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बिजनेस को। चलिए, ये हमने पढ़ा माइक्रो एनवायरनमेंट, जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक पार्ट। नेक्स्ट आता है मैक्रो एनवायरनमेंट। अब ये मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, जो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा, इनडायरेक्टली करेगा। वहाँ पे कुछ चेंजेस आए तो बिजनेस को इनडायरेक्टली असर होने वाला है।
इसके सारे ही जो पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।